हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें शुरुआत का क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन करना था और क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, जिसमें कुछ पेयर दिए हुए थे एमीन्स का और उनका डिस्टिंक्शन करना था केमिकल टेस्ट के आधार पर कि कैसे उन दो एमीन को आप अलग करोगे। तो उसमें से एक हम लोग कर चुके थे। दूसरा जो इसमें पेयर दिया हुआ है वह है सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स, डायरेक्ट लिखा हुआ है सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स, डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो एक तो हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट को फॉलो करेंगे और दूसरा लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट को फॉलो करेंगे। ठीक, सपोज कोई सेकेंडरी एमीन हम लोग ले लें RH 2 डिग्री। हिंसबर्ग रिएजेंट से सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे इसका। अच्छा, हिंसबर्ग रिएजेंट तो यहाँ से Cl एलिमिनेट होकर के पहले प्रिसिपिटेट बनेगा, S डबल बॉन्ड O और यहाँ बेंजीन प्रिसिपिटेट बन जाएगा, जिसको बेस में आप डिजॉल्व करोगे एक्वस या अल्कोहलिक KOH में तो नहीं घुलेगा, इनसॉल्युबल होगा। लेकिन वही रिएक्शन यदि हम लोग 3 डिग्री एमीन के लिए करते हैं, ऐसा 3 डिग्री एमीन लेकर के करते हैं, तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिंसबर्ग रिएजेंट से ही रिएक्शन नहीं करेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा ही नहीं। हिंसबर्ग रिएजेंट नो रिएक्शन। अच्छा, तो यहाँ प्रिसिपिटेट बनेगा तो पता चल जाएगा कि सेकेंडरी एमीन है, नहीं बन रहा है तो टर्शियरी एमीन है। तो एक तो आप हिंसबर्ग टेस्ट के आधार पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो सेकेंडरी या टर्शियरी को, और दूसरा लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। देखो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेना है आपको कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। एक ही लिखना है तो एक ही, नहीं तो 2-3 लिखना है तो फिर फॉलोइंग करके लिखो। तो ए नंबर में लिखोगे कि बाय हिंसबर्ग टेस्ट और बस रिएक्शन लिख के दिखा देना है। लैंग्वेज लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं है, लिख देते तो बढ़िया बात है कि व्हेन सेकेंडरी एमीन इज ट्रीटेड विथ हिंसबर्ग रिएजेंट या प्रिसिपिटेट ऑफ NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्म्ड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहलिक KOH, but when we treat 3 डिग्री एमीन with Hinsberg reagent no reaction occurs, that is no precipitate is obtained। और उसके बाद दोनों को रिएक्शन लिख दो। रिएक्शन मस्ट है, लैंग्वेज लिखो या ना रिएक्शन मस्ट है, ध्यान रखोगे। तो ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज आप बना लोगे अपने से तब। फिर बी नंबर में कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। और लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट क्या है उसको लिख देना। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि सेकेंडरी एमीन जो होता है 2 डिग्री एमीन, इसका रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल होता है नाइट्रस एसिड से। तो यहाँ से H2O बाहर हो जाता है और ये RNO2 N नाइट्रोसो एमीन बनता है और यह जो है येलो ऑयली सब्सटेंस होता है। क्या करते हैं इसमें हम लोग फिनॉल और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलाते हैं तो ग्रीन सॉल्यूशन देता है, ग्रीन सॉल्यूशन। इसका डाइल्यूशन करने पर यह ग्रीन कलर बदल जाता है किसमें, रेड में। और अगेन जब इसमें हम लोग बेस मिलाते हैं एक्वस NaOH तो डीप ब्लू या वायलेट कलर मिलता है, डीप ब्लू या फिर क्या मिलता है, वायलेट कलर। तो यह केवल 2 डिग्री एमीन में, 3 डिग्री में नहीं होगा। क्या बोलते थे इसको, लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट इन विच 2 डिग्री एमीन reacts with nitrous acid to give a yellow oily substance which when treated with phenol in the presence of concentrated H2SO4 color changes to green. Further dilution of this green solution yields red coloration and final the addition of base to this red solution yields deep blue color solution. While tertiary amine do not react with
लिबरमेंस या नॉट अंडरगो लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट, ऐसे। तो पहले से थोड़ा सा लैंग्वेज अपने से लिख लेना है, उसके बाद रिएक्शन को लिखोगे। लैंग्वेज नहीं भी समझ में आएगा तो इतना तो लिख देना कि सेकेंडरी एमीन गिव्स लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट, टर्शियरी एमीन डज नॉट, और फिर रिएक्शन लिख दोगे। नेक्स्ट है इथाइल एमीन एंड एनिलीन। अगला पेयर जो दिया हुआ है इसमें डिस्टिंक्शन के लिए वह है 3rd नंबर में इथाइल एमीन एंड एनिलीन। और स्ट्रक्चर पे जाओ सबसे पहले, CH3CH2NH2 और ये हो गया एनिलीन, ऐसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डिग्री एमीन EB है, 1 डिग्री एमीन EB है। आइसोसाइनाइड टेस्ट दोनों देगा, हिंसबर्ग टेस्ट भी दोनों देगा, क्योंकि दोनों प्राइमरी एमीन ही है। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट या हिंसबर्ग टेस्ट के आधार पे इन दोनों को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। तो यहाँ सिंपली सोचो ना कि यह जो है एक एलिफेटिक एमीन है, यह एक एलिफेटिक एमीन है, और दिस वन इज एन एरोमेटिक एमीन। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या क्या रिएक्शन पढ़े हम लोग? तो पढ़े हैं एक तो ब्रोमीन वाटर से, कि जब इसका रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर से करवाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। लेकिन इसका रिएक्शन यदि आप करवाते हो ब्रोमीन वाटर से तो रिएक्शन होता है, और एक कर्डी प्रेसिपिटेट बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का वाइट प्रेसिपिटेट। तो क्या करेंगे कि दोनों केमिकल में जो दिए हुए हैं, एक इथाइल और दूसरा फिनाइल, दोनों में हम लोग जो है सो ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे। और ब्रोमीन वाटर मिलाने के बाद क्या होगा कि एक से प्रेसिपिटेट आ जाएगा और दूसरे से प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। तो जिससे प्रेसिपिटेट आएगा वो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, एरोमेटिक एमीन है, और जिससे नहीं आएगा वो एलिफेटिक एमीन है। या दूसरा इसमें एजोडाई टेस्ट भी है, दूसरा इसमें क्या है, एजोडाई टेस्ट भी है, बीटा नैप्थोल से जिसमें रिएक्शन करवाते थे, तो उसको भी हम लोग करते हैं। कि सेम चीज़ में यदि आप यहाँ मिलाते हो नाइट्रस एसिड NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl, तो यहाँ से अल्कोहल बनता है। एलिफेटिक वाला नाइट्रस एसिड से अल्कोहल ही बनाता है, लेकिन यही काम हम लोग यहाँ करते हैं यदि NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनता है N2 प्लस Cl माइनस, फिर इसका कपलिंग हम लोग करवाते थे बीटा नैप्थोल से, ऐसा बीटा नैप्थोल, HCl बाहर, तो ऐसा डाई बनता था NN, ऐसे, जो कि ऑरेंज कलर का डाई था। जबकि इसमें इथेनॉल बनेगा, इसके बाद आप नैप्थोल वगैरह मिलाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, ऐसे। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये दो रिएक्शन है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन और दूसरा बीटा नैप्थोल के साथ डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद रिएक्शन, मतलब डाई का फॉर्मेशन। इन दो रिएक्शन के आधार पर आप एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन को जो है अलग कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो यहाँ भी लैंग्वेज में ऐसे ही हम लोग लिखेंगे कि व्हेन इथाइल एमीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर नो रिएक्शन अकर्स, बट व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर
ए वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इज ऑब्टेन्ड, और उसके बाद दोनों रिएक्शन दिखा देना है। या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्ट, दूसरा तरीका कि एरोमेटिक मतलब या जो एनिलीन गिव्स एजोडाइटेस्ट वाइल इथाइलेमिन डज नॉट, और पूरा रिएक्शन लिख दो। एक दो और है इसमें डिस्टिंक्शन के लिए। इथाइलेमिन और एनिलीन के बाद नंबर 4 में है एनिलीन एंड बेंजाइलेमिन, एनिलीन और बेंजाइलेमिन। तो अभी जो पढ़े वही चीज़ यहाँ भी लगने वाला है। एनिलीन डायरेक्ट एरोमेटिक एमीन है और बेंजाइलेमिन एराल्काइल है, CH2NH2। दिस इज एराल्काइल, दिस वन इज एरोमेटिक। तो यहाँ भी वही लगेगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट ही लगेगा। Br2 एक्वस प्रिसिपिटेट मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का वाइट प्रिसिपिटेट मिल जाएगा। इसमें नहीं मिलेगा, Br2 एक्वस नो रिएक्शन। तो यहाँ भी वही बोलोगे कि एनिलीन गिव्स वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन व्हेन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर वाइल बेंजाइलेमिन डज नॉट, और इस रिएक्शन को लिख दोगे। या फिर डाई टेस्ट यहाँ भी लगा सकते हो। एरोमेटिक एमीन जहाँ भी एक आ जाए तुरंत से आप फॉलो करो इस रिएक्शन को, ब्रोमीन वाटर को, क्योंकि थे दोनों 1 डिग्री। अब दोनों 1 डिग्री है तो बताइए इस केस में ना तो आइसोसाइनाइड टेस्ट वर्क करेगा ना ही हिंसबर्ग टेस्ट वर्क करेगा, फिर दिक्कत हो जाना है। तो ये हो गया। एक लास्ट इसमें है नंबर 5 में एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, ये दो है। अब पहले तो दोनों का नेचर समझो, एरोमेटिक है दोनों, एलिफेटिक है, प्राइमरी सेकेंडरी है, क्या अंतर है दोनों में स्ट्रक्चर बना करके। तो एनिलीन दिस वन, एन मिथाइल एनिलीन मतलब दिस वन। तो अब यहाँ डिग्री अलग है तो दोनों एरोमेटिक, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से है, लेकिन ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो फिर प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो लगा दो, हैं। तो लगाने के लिए आइसोसाइनाइड टेस्ट ही लेकर के चले हम लोग कि जब इसको क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केवोज के साथ हीट करोगे तो बनेगा NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड, जिसका स्मेल काफ़ी ख़राब है, अनप्लीजेंट स्मेल। और वही यदि इसका रिएक्शन करवाते हो क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केवोज से तो नो रिएक्शन, और रिएक्शन नहीं होगा तो कोई स्मेल नहीं रहेगा, नो स्मेल ऐसे। तो डिग्री अलग है तब तो दिक्कत ही नहीं है ना, इसके लिए फिर बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़ा है। डिग्री सेम रहे तब दिक्कत होता है। तो डिग्री यहाँ अलग था, अलग होने के साथ साथ एक चीज़ कॉमन था कि दोनों के दोनों एरोमेटिक थे, लेकिन डिग्री अलग था। तो फिर वही आइसोसाइनाइड टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट किसी का भी इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो डिस्टिंक्शन का एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में होना है, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, इसी चैप्टर का हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अल्डिहाइड कीटोन में भी ऐसे बहुत टेस्ट हमने पढ़े, अल्कोहल में भी पढ़ा हमने, हेलोल्केन हेलोरीन में उतना नहीं था लेकिन टेस्ट तो वहाँ भी था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन एग्जाम में केमिकल टेस्ट का रहेगा।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13.2 के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब 13.3 क्वेश्चन नंबर 13.3 रीजन देना है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उसका रीजन बताना है, कारण। क्या लिखा हुआ है? पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलेमिन, is more than that of methylamine। कारण लिखना है। पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलेमिन। पीकेबी हम लोग पढ़े थे जब चैप्टर को पढ़ रहे थे डिटेल से उस समय। तो यदि लिखा हुआ है कि पीकेबी एनिलीन का ज़्यादा है मिथाइलेमिन से, तो पीकेबी वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है वह वीकर बेस होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि एनिलीन यहाँ वीकर बेस है और मिथाइलेमिन स्ट्रॉन्गर बेस है। तो यहाँ से आप इस फैक्ट को एक्सप्लेन करो कि यह वीक बेस कैसे है और वह स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है। इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे तो फिर वही इसका एक्सप्लेनेशन हो जाना है। तो यहाँ से पीकेबी को लेकर के एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं है हम लोग को, बस इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि वाई एनिलीन इज वीकर बेस दैन मिथाइलेमिन, और वही फिर इसका पीकेबी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो क्या आंसर लिखेंगे इसमें? आंसर में इसका द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलीन इज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलीन इज in conjugation with the pi electrons of benzene ring, and hence it is less available for donation। On the other hand, the lone pair of nitrogen in methylamine the lone pair of nitrogen in methylamine is not in conjugation, and further its availability is increased due to the plus I effect of methyl group। Therefore the lone pair is more easily available for donation। Thus we can say that aniline is weaker base and hence has higher
pKb value than मिथाइलएमीन। ऐसा स्टेटमेंट बना करके लिखना होगा ऐसे क्वेश्चंस को कि द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एनिलीन इज इन कंजुगेशन विथ the pi electrons of benzene ring and hence it is less available for donation. On the other hand, the lone pair of nitrogen in methylamine is not in conjugation and further its availability is increased due to the plus I effect of methyl group. Therefore, the lone pair is more available या more easily available for donation. Thus, we can say that aniline is weaker base and hence has higher pKb value than methylamine. बस सटीक आंसर है। क्या इसका था? अब इसमें इसके बाद फिर दिखाना होगा, लिखना होगा, बनाना होगा इसको ऐसे, कंजुगेशन दिखाना पड़ेगा कि यह एनिलीन है, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो कंजुगेशन में है ऐसे, और कंजुगेशन में है तो उसके चलते इस पर प्लस आ जाता है ऐसे, यहाँ माइनस और ये डबल बॉन्ड NH2 और प्लस। अब आगे पूरा रेजोनेंस दिखा दोगे, हो जाएगा। तो कंजुगेशन में है तो इसके चलते इस पर लोन पेयर बच नहीं रहा है, तो या किसी को डोनेट नहीं किया जा सकता है, और डोनेट नहीं किया जा सकता है तो फिर यह बेस का काम नहीं करेगा, क्योंकि यह बेस का काम इसलिए कर रहा था कि अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सके या इसके थ्रू प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सके। फिर मिथाइलएमीन वाला बना देना कि मिथाइलएमीन में तो पहला बात इसका कहीं है नहीं डोनेशन, मतलब कहीं कंजुगेशन में नहीं है, डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, साथ ही साथ यह मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन देगा इंडक्टिव के थ्रू, तो एक तो लोन पेयर कहीं जा नहीं रहा है, ऊपर से और CH3 अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस लोन पेयर की उपलब्धता और बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी इसका इन्हांस कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में वह आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा या H+ को एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए वीकर बेस हुआ और बेस कमज़ोर है तो pKb वैल्यू इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो pKb वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब बेस कमज़ोर है, तो ऐसे लिखोगे, एकदम सटीक सा आंसर है कि एनिलीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वह बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए वह कम उपलब्ध है डोनेट करने के लिए, जबकि दूसरे तरफ नाइट्रोजन का लोन पेयर जो मिथाइलएमीन में है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, और साथ ही साथ इसकी उपलब्धता बढ़ रही है मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट के चलते, इसलिए जो इसका लोन पेयर है वह ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है डोनेट करने के लिए। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एनिलीन एक वीकर बेस है और इसलिए इसका pKb वैल्यू क्या है, अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब देखेंगे हम लोग, इसको उतार लो। इतना करने के बाद जो है इसको रेजोनेंस वहाँ दिखाओगे ज़रूर, और इसमें बस इतना सा करके छोड़ दोगे, हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। सेकेंड नंबर है इथाइलएमीन इज soluble in water. Ethylamine is soluble in water, whereas aniline is not. Whereas aniline is not. इसको एक्सप्लेन करना है कि इथाइलएमीन पानी में घुलता है लेकिन एनिलीन नहीं घुलता है, क्यों। तो सॉल्युबिलिटी की बात है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे कि इथाइल एमीन इज soluble in water due to the formation of hydrogen bond with H2O molecules। यहाँ दिखला दो CH3CH2 NH वाटर के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दो, OH H यहाँ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देना। ऑन दी अदर हैंड
एनिलीन इज नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इट्स लेस polarity because of the large non-polar phenyl group. That's why it is insoluble in water. एनिलीन भी प्राइमरी एमीन है, इथाइल एमीन भी प्राइमरी एमीन है। तो एमीन है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो उसमें घुलेगा। लेकिन इथाइल एमीन में यहाँ CH3 CH2 है, जबकि एनिलीन की बात करते हो तो यहाँ बेंजीन लगा हुआ है। अभी जो बेंजीन रिंग है बहुत बड़ा सा ग्रुप है, 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन, और यह फुली नॉन पोलर है, तो इसके चलते इस पूरे मॉलिक्यूल का पोलैरिटी में काफ़ी कमी आ जाता है, और पोलैरिटी कम हो जाने के चलते ही यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में एबल नहीं है, इसलिए अच्छे से डिजॉल्व नहीं कर पाता है किसमें, वाटर में। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और भी क्वेश्चंस इसमें हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे करके आगे के लेक्चर से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।